को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। हाँ जी, नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम। तो साथियों, अपने बीएसटीसी और पीटेट से संबंधित राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति को हमने शुरू किया था। उसी कड़ी के अंदर हमारी 2 क्लासें जो है वो आप पहले देख चुके हो। हमने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जिस राजा के बारे में पढ़ा था वो राजा थे रण सिंह, और रण सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम क्षेम सिंह था और दूसरे का नाम था राहब। राहब ने सिसोदा गांव बसाया था और क्षेम सिंह जो थे, इस क्षेम सिंह के आगे 2 पुत्र थे। एक का नाम सामंत सिंह था और एक का नाम कुमार सिंह था। सामंत सिंह के समय में कीर्तिपाल चौहान नाडोल के राजा थे, जिन्होंने एक समय के लिए चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कुमार सिंह ने वापस चित्तौड़ को जीत लिया था। कुमार सिंह के वंशजों में जेतर सिंह नाम के राजा हुए थे और जेतर सिंह ने राजा बनते ही सबसे पहले अपने पूर्वजों की हार का बदला लिया था, और पूर्वजों की हार का बदला लेने के लिए चौहानों पर आक्रमण किया था। और चौहान राजा जिनका नाम था उदय सिंह चौहान, इस उदय सिंह चौहान जो है, इस पर जब अटैक करते हैं तो उदय सिंह चौहान कहते हैं कि हम युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके साथ में क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। और उन्होंने संधि के तहत अपनी पौत्री रूपादेव का विवाह, जो चाचिंग देव की पुत्री थी, उसका विवाह जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह से किया था। जेतर सिंह के समय में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, जेतर चित्र इत्र, कि जेतर से जेतर सिंह और इत्र से इल्तुतमिश, कि जब जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227 को भुताला का युद्ध हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की हार होती है और उसने हार के भागते समय जो है वो प्रशासनिक केंद्र नागदा को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण चित्तर से नई राजधानी किसको बनाया था, चित्तौड़ को बनाया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो जेतर सिंह है, इस जेतर सिंह के समय जो भुताला का युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी हमीर मद मर्दन ग्रंथ से न मिलती है। और जेतर सिंह के बाद में हमने पढ़ा कि जेतर सिंह के समय में 1248 में नासिरुद्दीन महमूद ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया था। फिर हमने तेज सिंह पढ़ा था, जिनकी उपाधियां परम बटारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की थी। एक उमापति वारलब्ध की उपाधि भी किसकी आती है, तेज सिंह की। तेज सिंह के समय में 1260 में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था, जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके रचयिता कमल चंद्र थे, जो ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखा गया है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि तेज सिंह जो थे, इन्होंने इनकी पत्नी जिसका नाम था जेतल दे, जिसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और बलवन ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किस राजा के समय में किया था, तो तेज सिंह के समय में किया था। तेज सिंह के बाद में हमने समर सिंह को पढ़ा कि समर सिंह ने 1299 में समर सिंह के समय में 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए सेना भेजी थी। और यहाँ जब सेना गुजरात जा रही थी तो रास्ते में मेवाड़ से होकर जाती, और मेवाड़ के राजा समर सिंह जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या वसूल करते हैं, टैक्स वसूल करते हैं। और आगे हमने इसके अंदर पढ़ा था कि अगले राजा समर सिंह के बाद में जो राजा है वो रतन सिंह बनते हैं, और रतन सिंह के समय में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना से 1299 में समर सिंह ने क्या लिया था, टैक्स लिया था। हमने रावल रतन सिंह के समय में कल पढ़ा था कि रावल रतन सिंह के समकालीन सिहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री, जिसका नाम था पद्मिनी, रावल रतन सिंह की शादी पद्मिनी के साथ होती है। और पद्मिनी के साथ में जब रावल रतन सिंह की शादी होती है तो रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहते थे, जिनका नाम था राघव चेतन। और राघव चेतन जो थे, इन्होंने पद्मिनी के प्रति थोड़ा इनकी निगाहें ठीक नहीं थी, जिसके कारण इसको राज्य से निकाल दिया जाता है। और राघव चेतन जाकर अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं कि तुम्हें आक्रमण कहाँ करना चाहिए, चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि 1299 में तुम्हारी सेना से समर सिंह ने क्या लिया था, टैक्स लिया था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में पत्र भेजते हैं कि अगर आप चित्तौड़ को आक्रमण से बचाना चाहते हो तो पद्मिनी को हमें सौंप दो। रावल रतन सिंह ने रिप्लाई दिया कि काल कर तो आज ही आक्रमण कर, हम पद्मिनी को तुम्हें आज देना कल। उसके बाद में फिर उसने दोबारा पत्र लिखा और अलाउद्दीन कहते हैं कि हम पद्मिनी को सिर्फ देखना चाहते हैं। और जब रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी देखने आते हैं तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखकर जो है वो पागल हो जाते हैं, कहते हैं कि शादी करूंगा तो इसी के साथ में। और जब रावल रतन सिंह वहां से गेट तक विदा करने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, तो वहीं से अलाउद्दीन खिलजी जो था
इसने रावल रतन सिंह को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, और बंदी बनाकर कहाँ ले गए थे, दिल्ली ले गए थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मेवाड़ हम पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे साथियों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था, मेवाड़ का इतिहास था। और हम बात कर रहे थे कि जो दिल्ली के राजा है जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने किसको बंदी बना लिया था, तो दिल्ली के राजा जो अलाउद्दीन खिलजी है ये बंदी बनाकर किसको ले आते हैं, रावल रतन सिंह को। किसको बनाकर बंदी लाए थे, रावल रतन सिंह को। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर कहाँ लेकर आते हैं, दिल्ली लेकर आते हैं। और दिल्ली लाकर यहाँ से रावल रतन सिंह की पत्नी जो थी जिसका नाम था पद्मिनी, इस पद्मिनी के पास में अलाउद्दीन ने पत्र भेजा था कि अगर रावल रतन सिंह को जिंदा बचाना चाहते हो तो तुम्हें हवेली पर आना पड़ेगा। पद्मिनी एक वीरांगना नारी थी, उसने थोड़ा दिमाग लगाया और पद्मिनी ने सोचा कि यार मामला गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मुझे हवेली पर आना पड़ेगा तो मेरी भी एक शर्त है। अलाउद्दीन ने कहा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। पद्मिनी कहती है कि मैं अकेली नहीं आऊँगा, मैं अपनी 1600 सहेलियों को साथ लेकर आऊँगा। अलाउद्दीन खिलजी कहता है डन, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी यहाँ पर सैनिकों की कोई कमी नहीं है, सारी की सारी आ जाओ। पद्मिनी दिल्ली जाने के लिए एक चाल खेलती है, और पद्मिनी कौन सी चाल खेलती है कि पद्मिनी ने क्या मंगवाई, पालकी। और एक पालकी जो होती है ना, उस पालकी में अधिकतम कितने लोगों को बिठा सकते हैं, तो अधिकतम हम 2 लोगों को बिठा सकते हैं। एक पालकी को उठाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, तो एक पालकी को उठाने के लिए कम से कम हमारे पास में कितने आदमी होने चाहिए, 4 आदमी जो है वो एक पालकी को उठाने के लिए होने चाहिए। कहने का मतलब है कि पद्मिनी की सहेलियां कितनी हैं, 1600 हैं। कितनी हैं, 1600 सहेलियां हैं। पद्मिनी की सहेलियां कितनी हैं, 1600 हैं। तो पालकी हमने कितनी मंगवाई, 1600 पालकियां मंगवा ली। अब प्रत्येक में हमने 2 बिठा दिए तो कितने हो गए, 3200। और ये हमारा जो है वो कितने हो जाएंगे, 3200 हो जाएंगे। और प्रत्येक पालकी को उठाने के लिए जो है वो 4 आदमियों की आवश्यकता होती है, तो 16 × 4 64, तो 6400 ये हो जाएंगे। लगभग अपनी 9600 के आसपास की क्या हो जाती है, सेना हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि पद्मिनी ने इन पालकियों में महिलाओं के स्थान पर क्या बिठाए थे, मक्कू बिठाए थे, हथियारबद्ध योद्धा बिठाए थे। और ये जो मक्कू थे ये पालकियों में बैठकर यहाँ से रवाना होते हैं कि पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, कोई रोक सके तो रोक लो। भाई अन कौन रोके, ए सारी की सारी यानी कि सारा मक्कू जी का पालकी बैठ के कट जान ला रहे, दिल्ली जाना। अब जैसे ये दिल्ली के गेट तक पहुंचते हैं तो वहां पर कहते हैं कि गेट पर इनका पर्दाफाश भी हो जाता है। जो वहां पर सैनिक थे उनको आभास हुआ कि यार इन पालकियों में अगर महिलाएं होती तो एक महिला को कम से कम कोई 40-50 किलो वजन हो, तो 2 बेटी है तो भी कोई दिक्कत को नहीं, भी कुंटल हो उसके। यार 4 आदमियां उठा रखे फिर भी पग लिपड़न लग रहे, मतलब माँ अड़ंगों की हो रही है। तो सैनिकों ने कहा होगा कि भाई हमें आप पर यकीन नहीं है, हम पालकियों को देखना चाहते हैं। लेकिन वहां पर सैनिक कहते हैं कि हम ऐसे किसी को अपनी बहन बेटी का चेहरा नहीं दिखाते, हम सीधे किसके पास में जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाएंगे। और कहते हैं कि पद्मिनी वाली जो पालकी थी उसके अंदर पद्मिनी के चाचा जिनका नाम था गोरा और चचेरा भाई जिसका नाम था बादल, ये बैठे थे कौन सी पालकी में, पद्मिनी वाली पालकी में। यहाँ से ये दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर इन सभी सैनिकों ने जो है वो दिल्ली के जेल पर अटैक कर दिया था। और यहाँ से किसको आज़ाद करवा लेते हैं, रावल रतन सिंह को यहाँ से आज़ाद करवा लिया था। रावल रतन सिंह को तो आज़ाद करवा लेते, लेकिन यहाँ पर गोरा और बादल जो थे ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाते हैं। जैसे तैसे करके ये सैनिक रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के चित्तौड़ लेकर आए। जब रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ाकर चित्तौड़ लाते हैं तब अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि अब घी सीधी अंगुली से निकलने वाला नहीं है, इसलिए अब अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये चित्तौड़ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। देखो अपना चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो कुछ इस प्रकार का दुर्ग है, ये अपना चित्तौड़ का दुर्ग है। और चित्तौड़ का जो दुर्ग है इसके लिए कहा जाता है कि भाई
अपने चित्तौड़ ही नहीं लगभग राजस्थान के जो दुर्ग है उनको कुछ इस कदर बनाया गया है कि अगर दुश्मन बाहर खड़ा चाहे कितना भी इंतजार क्यों कर ले, हमें दुर्ग के दरवाजे खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे दुर्गों के अंदर ही अनाज की, जल की सारी रहने की व्यवस्था जो है वो होती है। चित्तौड़ तो अपना एक आवासीय दुर्ग है, यहाँ पर जनसंख्या भी क्या कर सकती है, निवास कर सकती है। अब यहाँ चित्तौड़ के ऊपर आक्रमणकारी कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कब करते हैं, 28 जनवरी 1303 को। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ के दुर्ग के दरवाजे जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी लगभग 8 महीने तक यहाँ पर क्या करता है, 7 से 8 महीने तक अलाउद्दीन ने यहाँ पर क्या किया था, इंतजार किया था। और यहाँ पर दुर्ग के अंदर कौन थे, रावल रतन सिंह थे। और रावल रतन सिंह के साथ में रावल रतन सिंह की पत्नी जिसका नाम क्या था, पद्मिनी थी, ये इस दुर्ग के अंदर मौजूद थे। और पद्मिनी रावल रतन सिंह को कहती हैं कि महाराज क्या आप अलाउद्दीन खिलजी से डर गए, जो आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हो। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। और अलाउद्दीन खिलजी अपने सभी सैनिकों के साथ में केसरिया रंग का बाना धारण करके जो है वो दुर्ग के दरवाजे खोलते हैं। और जैसे ही रावल रतन सिंह ने दुर्ग के दरवाजे खोले तो अलाउद्दीन की सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। इसी बीच रावल रतन सिंह जो थे, इनके नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। और जैसे ही रावल रतन सिंह ने केसरिया किया तो उनकी पत्नी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की तरफ बढ़ते हैं। तो पद्मिनी अपनी 1600 सहेलियों के साथ में मिलकर क्या कर लेती है, साहब जोहर कर लेती है। और जब अपने केसरिया और जोहर दोनों हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, ये साका कहलाता है। और यह अपने राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का कौन सा शाखा था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो है वो कब हुआ था, तो ये तारीख जो है वो भी आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर शाखा जो है वो कब होता है। तो ये शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 को होता है। 26 अगस्त 1303 को यहाँ पर क्या होता है, शाखा होता है। साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था और खिजराबाद का प्रशासक अपने पुत्र को बनाया था। और पुत्र जिसका नाम क्या था, खिजर खान। खिजर खान जो थे इनको यहाँ का क्या बना दिया था, प्रशासक बना दिया था। क्या बनाया था, प्रशासक बनाया था। तो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता। रावल रतन सिंह जो थे ये अपने जो है वो रावल शाखा के अंतिम राजा थे। चित्तौड़ की कौन सी शाखा, रावल शाखा के अंतिम राजा कौन से थे, तो चित्तौड़ की रावल शाखा के अंतिम राजा रावल रतन सिंह थे। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद में हम कुछ बेसिक बातें और करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बारे में। मिटा दूं इसको, हाँ जी बिल्कुल। आप लोग वीडियो को शेयर कर दो भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इतना काम तो आप कर ही सकते हो। आगे देखो, जो 1540 में एक व्यक्ति जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, और मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा में ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पद्मावत। और इस मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ में कहा गया है कि पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पानी पीती तब उसके गले से क्या दिखाई देता था, पानी दिखाई देता था। हालांकि वास्तव में जो पद्मिनी है, इस पद्मिनी की कहानी को असत्य किसने बताया था, पद्मिनी की कहानी को असत्य, पद्मिनी की कहानी को असत्य किसने कहा था, तो असत्य कहा था सूर्यमल मिश्र ने। सूर्यमल मिश्र जो है इन्होंने पद्मिनी की कहानी को क्या बताया है, असत्य बताया है। और जैन श्रुतियों में, जैन श्रुति और राजस्थानी साहित्य जो है इसमें पद्मिनी को कहाँ की राजकुमारी बताया है, पद्मिनी को पुग्गल की राजकुमारी बताया है।
पद्मिनी को पुग्गल की क्या बताया है? राजकुमारी, राजकुमारी बताया है। पद्मिनी को कहाँ की राजकुमारी बताया? पुग्गल की राजकुमारी बताया कि पद्मिनी जो है ये गंधर्व सेन की पुत्री यानी कि अपने जो है वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी न होकर पुग्गल की राजकुमारी थी। बाकायदा एक दोहा भी लिखा हुआ है कि पुग्गल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़, ऐसा पद्मिनी के लिए कहावत भी प्रसिद्ध है। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ किसको देते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दिया था खिजर खां को। खिजर खां ने चित्तौड़ का दुर्ग दिया था मालदेव मुछला को। मालदेव मुछला या मालदेव मुछाला को दिया था। और इसी का पुत्र जिसका नाम था जैसा, या जिसको कहते हैं हम बनवीर। और इस जैसा के समय में अपनी जो एक गांव था जिसका नाम था सिसोदा गांव, और सिसोदा गांव बताओ किसने बसाया था? राहप ने। राहप का जो पुत्र हुआ था जिसका नाम था लक्ष्मण, और लक्ष्मण के पुत्र का नाम था अरी सिंह, और अरी सिंह के पुत्र का नाम था हमीर। और इसी हमीर ने जैसा को परास्त करके 1326 में चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और चित्तौड़ में 1326 में कौन सी शाखा शुरू हो जाती है? तो 1326 में चित्तौड़ में सिसोदिया शाखा शुरू हो जाती है। कौन सी? सिसोदिया शाखा। चित्तौड़ में कौन सी शाखा शुरू होती है? तो चित्तौड़ में सिसोदिया शाखा जो है वो शुरू हो जाती है। कब शुरू होती है? तो ये 1326 में होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम अगली अपनी शाखा की बात करते हैं, जिस शाखा का नाम क्या था? सिसोदिया शाखा था। हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपने आगे बढ़ते हैं और अगली अपनी जो शाखा है उसकी बात करते हैं। और अगली अपनी जो शाखा है जिसका नाम है सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा। और सिसोदिया शाखा में सबसे पहला जो राजा आता है जिसका नाम आता है राणा हमीर। सबसे पहले हम सिसोदिया शाखा में जो है वो किस राजा की बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे राणा हमीर की। राणा हमीर, या फिर इसको कहते हैं हमीर सिसोदिया। राणा हमीर कहो या हमीर सिसोदिया। समय आता है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक का समय किसका आता है? राणा हमीर या हमीर सिसोदिया का आता है। देखो, राणा हमीर जो थे इसने 1326 में जैसा या बनवीर को मारकर, जैसा या इसी को क्या कहते हैं? बनवीर। जैसा या बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। जैसा या बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार। राणा हमीर जो थे इन्होंने 1326 में निर्बल शासक जैसा या बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। आगे देखो, राणा हमीर जो थे, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर को मेवाड़ का क्या कहते हैं? उद्धारक कहते हैं। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, उद्धारक कहते हैं। और मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहते हैं? क्योंकि मेवाड़ की डगमगाती हुई नैया को इन्होंने पार लगाया था। और मेवाड़ की डगमगाती हुई नैया को पार लगाने का मतलब यह है कि एक समय ऐसा था कि चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लग गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान ने ये मालदेव मुछला को दे दिया था। और इस चित्तौड़ को वापस किसने जीता था? तो वापस हमीर सिसोदिया ने जीता, जिसके कारण हमीर सिसोदिया जो है इसको हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। साथ में हमीर को विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है युद्ध में सिंह के समान। युद्ध में सिंह के समान, सिंह के समान, या फिर यूं कहें विपरीत परिस्थिति में शेर के समान। किसको बताया गया है? हमीर सिसोदिया को बताया गया है कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आती है तो हमीर सिसोदिया किसके समान हो जाता है? शेर के समान। और गीत गोविंद में हमीर को क्या कहा गया है?
जयदेव के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है गीत गोविंद, और गीत गोविंद में हमीर को वीर राजा कहा गया है। हमीर को क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। गीत गोविंद जो ग्रंथ था जिसमें हमीर सिसोदिया को किस नाम से पुकारा गया था? वीर राजा के नाम से इनको पुकारा गया था। इसके अलावा हमीर के समय में 1336 में हमीर ने कौन सा युद्ध किया था? तो हमीर के समय में 1336 में एक युद्ध होता है जिसका नाम था सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध, सिंगोली जगह पड़ती है बांसवाड़ा में, और सिंगोली का युद्ध होता है जिसमें एक तरफ तो थे हमीर और दूसरी तरफ इस युद्ध के अंदर कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के मध्य कौन सा युद्ध होता है? सिंगोली का युद्ध होता है। और इस सिंगोली के युद्ध में हमीर की क्या हो जाती है? विजय। और इसी विजय के उपलक्ष्य में, सिंगोली विजय के उपलक्ष्य में हमीर ने खेरवाड़ा को अपना केंद्र बनाया था। खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में। इस खेरवाड़ा को अपना क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? तो सिंगोली विजय के उपलक्ष्य में हमीर ने अपना केंद्र किसको बनाया था? खेरवाड़ा, उदयपुर को बनाया था। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों पर आधिपत्य के लिए केलवाड़ा को केंद्र बनाया था। हमीर जो थे इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए केलवाड़ा को केंद्र बनाया था। पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए किसको केंद्र बनाया था? केलवाड़ा को केंद्र बनाया था। केलवाड़ा को क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। किस पर अधिकार करने के लिए? पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए। और एक अपना ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है एकलिंग महात्म्य, और इस एकलिंग महात्म्य के अनुसार, एकलिंग महात्म्य के अनुसार हमीर ने जिलवाड़ा को केंद्र बनाया था। जिलवाड़ा, जिलवाड़ा को केंद्र बनाया था। जिलवाड़ा को क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। कौन से ग्रंथ के अनुसार? एकलिंग महात्म्य के अनुसार जिलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया था। साथ में हमीर सिसोदिया ने जो है वो चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया था? चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। चित्तौड़ में साहब कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एक तो हमीर जो है इन्होंने 1326 में निर्बल शासक जैसा बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। साथ में हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है युद्ध में सिंह के समान। और जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद में इनको वीर राजा कहा गया है। 1336 में इनके समय में एक युद्ध हुआ था, और 1336 में जो इनके समय में युद्ध होता है उस युद्ध का नाम क्या था? सिंगोली का युद्ध था। और सिंगोली बांसवाड़ा में पड़ता है जहां पर हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। और इसी सिंगोली विजय के उपलक्ष्य में हमीर ने केंद्र अपना किसको बनाया था? खेरवाड़ा, उदयपुर को बनाया था। पहाड़ी क्षेत्रों पर आधिपत्य के लिए केंद्र किसको बनाया था? केलवाड़ा को। और एकलिंग महात्म्य के अनुसार जिलवाड़ा के राघव सेन को क्या किया था? जिलवाड़ा, एकलिंग महात्म्य के अनुसार जिलवाड़ा को केंद्र नहीं, जिलवाड़ा के राघव सेन को हराया था। जिलवाड़ा के राघव सेन को हराया था, कि राघव को हराया था। जिलवाड़ा के राजा राघव सेन को क्या किया था? परास्त किया था। और चित्तौड़ में कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं। और अगला अपना राजा आता है खेता, या जिसको अपने क्या कहते हैं? क्षेत्र सिंह कहते हैं। मिटा दो, बहुत बढ़िया। अगला राजा आता है खेता या क्षेत्र सिंह। खेता या क्षेत्र सिंह, खेता को ही किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिंह के नाम से। और खेता या क्षेत्र सिंह जो थे इनका समय आता है 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक का समय किसका आता है? खेता या क्षेत्र सिंह का आता है। देखो, खेता या क्षेत्र सिंह में ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात याद रखने की आवश्यकता है नहीं आपको,
खेता में आप याद रखना कि खेता की एक दासी है और दासी पत्नी का नाम था खातिन, और खातिन के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम तो था चाचा और एक का नाम क्या था, मेरा नाम था। एक का नाम चाचा और दूसरे का नाम क्या था, मेरा नाम था। खेता की दासी पत्नी का नाम था खातिन और खातिन के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम चाचा हुआ था और एक का नाम क्या था, मेरा था। खेता या क्षेत्र सिंह जो थे ये बूंदी के 1382 में बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। हाड़ा के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध में मारे जाते हैं। बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ में युद्ध में मारे जाते हैं। कौन? खेता या क्षेत्र सिंह। और खेता का पुत्र राजा बनता है और खेता के उस पुत्र का नाम क्या था, राणा लाखा था। तो अगला राजा कौन सा बनता है, राणा लाखा बनता है, उसकी बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं पानी पी लूं। लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। अगला अपना राजा आता है राणा लाखा। अगला अपना राजा है राणा लाखा। राणा लाखा। राणा लाखा अपना शानदार राजा है और राणा लाखा का समय 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक का समय किसका आता? राणा लाखा का आता है। देखो, जब राणा लाखा, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जब राणा लाखा राजा बने तो राजा बनते ही राणा लाखा सबसे पहले तो अपने बाप की हार का, मौत का क्या लेगा, बदला लेगा। और राणा लाखा के पिता कौन थे? तो राणा लाखा के जो पिता थे जिनका नाम था खेता या क्षेत्र सिंह, और खेता या क्षेत्र सिंह जो थे ये बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ में युद्ध में मारे जाते हैं। तो सबसे पहले लाखा किसके ऊपर आक्रमण करते हैं? लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया था। लाखा बूंदी पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। राणा लाखा ने राजा बनने के बाद में किस पर आक्रमण किया था? बूंदी पर आक्रमण किया था। और बूंदी के जो हाड़ा राजा थे उन्होंने सोचा कि बेचारे का बाप मरा था युद्ध में, हालांकि उस दिन लाल सिंह हाड़ा भी मारे गए थे, और बूंदी के राजाओं ने सोचा कि बेचारे का बाप मरा था और युद्ध करने हमसे बदला लेने आया है, तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। और बूंदी वालों ने अपनी राजकुमारी हाड़ी रानी की शादी किसके साथ में कर दी? लाखा जी के साथ कर दी। तो जब राणा लाखा की शादी बूंदी के हाड़ी राजकुमारी से हो जाती है, तो जिस दिन शादी हुई थी उस दिन राणा लाखा अपनी पत्नी हाड़ी रानी से पूछे कि तुम्हें बूंदी अच्छा लगता है कि चित्तौड़ अच्छा लगता है? अब बेचारी रानी क्या कहे? रानी ने कहा कि महाराज, अब जिस दिन शादी हो उस दिन तो कम से कम वो लड़की अपने पीहर का नाम लेगी। तो पहले क्या होता था कि जब लड़कियों की शादी होती थी तो लड़कियां जो है वो अपने बाप का घर जो है वो छोड़कर नहीं आना चाहती। बापड़ी बहुत ज्यादा रोनती बिलकती कि भाई मनाठू ना लेके जाना पड़े। और जिस दिन शादी होती है उस दिन लड़की से पूछेगी भी तुम्हें पीहर अच्छा लगता है कि ससुराल अच्छा लगता है, तो वो तो कम से कम उस दिन तो नाम किसका लेगी? पीहर का नाम लेगी। हालांकि 5, 7, 10 साल बाद में अगर बिन पूछे भी तन पीहर अच्छो लगे ससुराल, फिर बगड़ा ससुराल को नाम ले ले। आजकल उल्टा हो गया। आजकल जिस दिन पूछते हैं ना कि तुम्हें पीहर अच्छा, कुंवारी छोरी ने पूछ लें भी सासरो अच्छो लाग सी तने पीर लाग सी, पीर पार को ना अच्छो लगा, मैं तो सासरो अच्छो लाग सी। क्योंकि आजकल आप सुना के गाना विषय चला के मुझे साजन के घर जाना, सॉरी टाइम हुई कहना ला चाहे 12-13 साल गया भी टाइम ही कहना चाहे मुझे साजन के घर जाना है, और बाद में बट्टे बांडा बुंडा मंजा भी बाद में कह मुझे पापा के घर जाना है। तो उस दिन रानी हाड़ी रानी से पूछा लाखा जी ने कि तुम्हें बूंदी अच्छा लगता है कि चित्तौड़? तो उस दिन रानी ने कहा कि महाराज मुझे बूंदी अच्छा लगता है। राजा ने कहा कैसे? हमारा चित्तौड़ माड़ा है? उसने कहा नहीं, चित्तौड़ भी बहुत अच्छा है लेकिन बूंदी जितना अच्छा नहीं है। तो उस दिन राणा लाखा प्रण लेते हैं और राणा लाखा कहते हैं कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ को नहीं जीत लेता तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। उसने शपथ ले ली। रानी ने
सामंतों को बुलाया, बोले ये महाराज में कैसा बचपना है, ये तो कह रहे हैं कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ को नहीं जीत लेता तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कैसा बचपना है। वो तो ठीक है, हमारे हाड़ा राजाओं ने मेरी शादी जो है वो आपके लाखा जी के साथ कर दी, वरना आप तो जानते हो कि हाड़ा कितने खतरनाक है, बमपण बाढ़ देते हैं इनके। सामंतों ने समझाया कि महाराज ये कैसा बचपना है, हम हाड़ाओं से जीत थोड़ी सकते हैं, हाड़ा कितने पावरफुल आप जानते हो क्या, गोड्डा तोड़ दे से। राजा ने कहा अब शपथ पर्ण ले लिया सो ले लिया, अब तो बूंदी को जीतना ही पड़ेगा। तब मेवाड़ के सामंतों ने लाखा जी को कहा कि महाराज हम आपके लिए अगर कोई अलग से योजना बनाए तो। बोले क्या, कि अगर हम तारागढ़ आपको मेवाड़ में बना दे तो। राणा लाखा के फिर तो न्याली कर दो। तो सामंतों ने क्या किया था, एक मिट्टी का तारागढ़ बनाया था, और मिट्टी का तारागढ़ बनाकर उसको राणा लाखा जो है वो गिराने जाते हैं। और कहते हैं कि उस हाड़ी रानी के साथ में एक राजकुमार आया था जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा एक 12 वर्ष का राजकुमार था कुंभाहाड़ा। और कुंभाहाड़ा उस दिन शिकार खेलने गया था, और जब शिकार खेलकर शाम को वापस आ रहा था तब उसने देखा कि एक छोटा सा कमरा बना हुआ है मिट्टी का, और उसके आगे नाम क्या लिखा है, बूंदी का तारागढ़। और उस लड़के ने आपने पूछा, बोले फूफा ये क्या है। लाखा जी कहते हैं तारागढ़। उस लड़के ने कहा तारागढ़ तो हमारे भी है, लेकिन उसके जितना फूट रहा आपके बड़ा तारागढ़ नहीं हो सकता। राणा लाखा क्या बात तो आई है, नहीं इंगी बजाओ तो तारागढ़ बने है। चलो खैर आपने तारागढ़ बना लिया, अब इसका क्या करोगे। लाखा जी कहते इसको गिराऊंगा। कुंभा कहता क्या आप इसको गिराओगे, जब तक एक हाड़ा जिंदा है तब तक आप तारागढ़ को गिराना तो दूर की बात हाथ तक नहीं लगा सकते। लाखा कहते तू रोकेगा मुझे। कुंभा कहता बिल्कुल मैं रोकूंगा आपको, मैं आपको तारागढ़ कैसे गिराने दे सकता हूं। लाखा जी कहते हैं कि बेटा अगर तू रोकने का प्रयास करेगा तो मारा जाएगा। कुंभाहाड़ा कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मरना मंजूर है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप तारागढ़ के हाथ नहीं लगा सकते। मुझे पता है कि कोई भी फूफा शादी में बारात में ढंग से नहीं चढ़ता है, आप भी मत चढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी फूफा कहीं और जाके कीजिएगा, लेकिन मैं आपको तारागढ़ को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तब कहते हैं कि लाखा जो है वो इस कुंभाहाड़ा के साथ में युद्ध करते हैं, और कुंभाहाड़ा जो है वो मिट्टी के तारागढ़ को बचाने के लिए जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे ही कुंभाहाड़ा यहाँ पर मारे गए, राणा लाखा ने वो मिट्टी का तारागढ़ गिराया और अपना प्रण तोड़ दिया। यहाँ तक तो मामला ठीक था। तभी सूचना मिली कि राणा लाखा के समय में एक जगह है जिसका नाम है जावर, और जावर कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। और यहाँ पर कौन सी खान निकली थी, चांदी की खान। राणा लाखा के यहाँ पर जावर उदयपुर में कौन सी खान निकलती है, जावर उदयपुर में राणा लाखा के समय में चांदी की खान निकली थी। और जब चांदी की खान निकली तो राणा लाखा की आर्थिक स्थिति जो थी वो और ज्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो इधर उधर से क्या आने लग गए, रिश्ते। और रिश्ते किसके लिए आए, लाखा जी के पुत्र के लिए। और पुत्र का नाम था राजकुमार चुंडा। राजकुमार चुंडा या राजकुमार चूड़ा जो थे, इस राजकुमार चूड़ा के लिए क्या है, रिश्ता है। और रिश्ता कहां से आ रहा था, तो रिश्ता आ रहा था मारवाड़ से, कि भाई मारवाड़ में रणमल जी जो थे, इस रणमल की एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। रणमल की बहन का नाम क्या था, हंसाबाई नाम था। और हंसाबाई का रिश्ता किसके लिए आए, राजकुमार चुंडा के लिए या राजकुमार चूड़ा के लिए। कि जैसे रणमल को पता चला कि भाई इस समय जो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति है वो सबसे जो है वो ज़्यादा मजबूत है, मेवाड़ इस समय सबसे धनी राष्ट्र बन गया है, तो रणमल अपने पंडित को नारियल देकर भेजते हैं कि तुम जाओ और मेरी बहन का रिश्ता करके आओ। और पंडित जी जैसे ही नारियल लेकर राणा लाखा के दरबार में जाते हैं तो राणा लाखा जो है वो सिंहासन पर बैठे थे, और पंडित ने दरबार में जाते ही सीधे कहा कि मेवाड़ के महाराणा के लिए रणमल की बहन हंसाबाई का नारियल आया है। और वो 80 साल का डेढ़ जो था उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने स्टेज से खड़े होकर मूंछों पे दाव दिया और कहा कि मने ई उम्र में छोरी कोई खिलाण भी कौन दिया, और ते बयान खतरा है, मुझे रिश्ता मंजूर है। पंडित ने कहा महाराज रोंग नंबर लग गए, ये रिश्ता आपके लिए नहीं, होने वाले महाराणा के लिए है। तब बेचारा लाखा या सिस्कारों से मार के नीचे बैठे, बोला अच्छा भी खतरे के।
राजकुमार चुंडा ने देखा कि यार ये तो पापा की सरासर बेइज्जती हुई है। राजकुमार चुंडा दरबार में खड़े हुए राजकुमार कहते हैं कि जी मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, अगर हंसाबाई की शादी किसी के साथ होगी तो वो मेरे बाप के साथ होगी। पंडित भागा भागा वापस रणमल के पास में गया और पंडित जाकर रणमल को कहते हैं कि महाराज मामला उल्टा पुल्टा हो गया। बोले कैसे? नारियल तो उसके पापा ने रख लिया, तो क्या किया जाए? रणमल ने पत्र लिखा राजकुमार चुंडा को भी, चुंडा जी ये रिश्ता हम आपके लिए लेके आए थे और गलती से नारियल जो है वो आपके पापा ने रख लिया। राजकुमार चुंडा कहते हैं कि महाराज अब अगर आपकी बहन की किसी के साथ में शादी होगी तो वो मेरे पापा के साथ होगी, मैं शादी आज करूँ ना कर। रणमल को भी गुस्सा आता है। रणमल कहते हैं कि मैं मेरी बहन की शादी आपके बाप से करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि मेरी बहन से उत्पन्न होने वाली संतान को आगे का क्या बनाना पड़ेगा? उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। राजकुमार चुंडा कहते डन, मुझे दिक्कत नहीं है। और राजकुमार चुंडा जो है इसके कहने पर राणा लाखा की क्या होती है शादी किसके साथ में? हंसाबाई के साथ में। और यह सशर्त विवाह हुआ था और राजकुमार चुंडा जो है इन्होंने अपने पापा की शादी करवाई, जिसके कारण इनको मेवाड़ का विषम कहा जाता है। मुझे लगता है कि राणा लाखा भी बड़े राजी हुए होंगे। राणा लाखा जी ने भी कहा होगा कि वाह बेटा तुमने तो मौज कर दी, बेटा हो तो तेरे जैसा। हर बाप अपने बेटे की शादी करता है, लेकिन एक तू है जिसने मेरी शादी करवाई। इसलिए राजकुमार चुंडा को या राजकुमार चूड़ा को राणा लाखा ने कहा था कि आज के बाद में मेवाड़ के अंदर जब भी कोई भी युद्ध होगा तो हरावल भाग में मरने मिटने का अधिकार तुम्हें देता हूं, सबसे आगे तुम लड़ोगे। मेवाड़ के सिक्कों पर पत्थर पर हस्ताक्षर किसके होंगे? तुम्हारे वंशजों के होंगे, चुंडावतों के होंगे। और राजकुमार चूड़ा के वंशज क्या कहलाए थे? चुंडावत कहलाए थे। और हंसाबाई का जो पुत्र हुआ था जिसका नाम था महाराणा मोकल। इसके अलावा राणा लाखा के समय में 1387 में पिच्छू या चित्रमल बंजारे ने पिछोला झील बनवाई थी। पिच्छू या चित्रमल बंजारा जो था जिसने कौन सी झील बनाई थी? पिछोला झील बनवाई थी। और पिछोला झील जो है इसके किनारे एक तो बना है जग मंदिर, एक बना है जग महल, एक बने है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। अब नटनी नाटनी की कहानी जो है वो आपके अभी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक मंत्र रहा है आपके एग्जाम का, इसलिए कहानियां हम बाद में कभी पढ़ें। और राणा लाखा जो थे इनके दरबारी कौन थे? तो राणा लाखा के दरबारी कौन थे? दरबारी थे जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। जोटिंग भट्ट और एक कौन से थे? धनेश्वर भट्ट। ये दोनों राणा लाखा के दरबारी थे। और लाखा के बाद में लाखा का पुत्र राजा बनता है जिसका नाम था मोकल। और मोकल अल्पायु का राजा बना था। और मोकल की लाइफ में क्या होता है और क्यों अपने मामा के हाथों मोकल को मरना पड़ता है, ये देखने के लिए देखिए अगला एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।